जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र की सीरीज़ में हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उद्देशिका। उद्देशिका के सारे टफ क्वेश्चन को हम करेंगे। टफ क्वेश्चन में जैसे कि वन लाइनर स्किप करते हैं, स्टेटमेंट वाले, मैच दी फॉलोइंग और प्लस कथन कारण की, यही क्वेश्चन हमें देखने हैं। बाकी वन लाइनर जो भी क्वेश्चन है उसको स्किप करना है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला टफ क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय व कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, समानता व भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। तो देखिए 3 प्रकार की जो है वो न्याय होते हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है और 2 प्रकार की समानता होती है, 1 प्रकार का भातृत्व होता है। तो 3, 5, 2, 1 ये इसका क्रम रहेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है जो क्रम में, जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है वो सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं दिया है, इसमें देखते हैं कि जैसे कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, मतलब सार्वभौम है फिर सत्ता संपन्न है, फिर समाजवादी, उसके बाद है पंथ निरपेक्ष, फिर लोक तंत्रात्मक गणतंत्र, ये जो है क्रम इसका है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी पूछ रहा है कौन सा पहले होगा। तो देखिए पहले होगा सी और ए। मैंने बोला सार्वभौम, फिर और साम्यवादी, सार्वभौम साम्यवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष के बाद प्रजातांत्रिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो इसमें है पहला समाजवाद और तीसरा है पंथ समाजवाद और तीसरा है पंथ निरपेक्ष, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें दिए गए कूट की सहायता से इनमें कौन सा सही है बताइए। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव तथा अंतोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा कह रहा है कि इसका संशोधन नहीं, और चौथा कह रहा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, कि पहला सही है और दूसरा सही है, फिर चौथा सही है। इसका संशोधन नहीं, ये गलत है। उद्देशिका पूछा है, संशोधन नहीं, तो ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट हम टफ क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, जो 26 जनवरी को हुआ था। तो कौन से सम्मिलित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। गणराज्य सम्मिलित था और इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे ऐड किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो भारत के संविधान का जो आमुख लक्ष्य है उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। इसका जो राइट आंसर होगा कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, डी ऑप्शन, सभी चारों जो है इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 23 नंबर, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसमें क्या सही है। तो इसका जो ए आर दोनों से व्याख्या भी करता है कि जो भारत है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में प्रतिस्थापित किया गया था, उसके द्वारा 1976 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसको हम स्किप करते हैं, उसको खुद से ही कर लेना है घटना चक्र से। इसमें सिर्फ टफ क्वेश्चन जैसे आईएएस के क्वेश्चन और आईएएस के क्वेश्चन वन लाइनर नहीं स्किप करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय दिया गया है। तो पता ही है इसमें डी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। अक्सर क्वेश्चन में दे देता है ना धार्मिक न्याय के बारे में, तो ये गलत है। उसके बाद है कि भारत की संविधान की उद्देशिका क्या है। तो डी संविधान का भाग है किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आईएएस प्री 2020 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत की संविधान की उद्देशिका जो है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। उसके बाद हम इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, संविधान में दिया गया आमुख, जो संविधान में दिया गया आमुख है उसके बारे में कह रहा है
न्यायालय में लागू नहीं है। तो देखिए संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उद्देशिका कहा जाता है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी चारों कथन जो है वो सत्य है, जैसे कि न्यायालय में लागू नहीं है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो चारों कथन यहाँ पे जो है वो सही हुए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया शासन प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। पहले तो हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर पहला कि राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप क्या होता है। तो इसका है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसे एक संगठित सरकार है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कहेंगे कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केवल 1, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, केवल 1 हो जाएगा। भारत जो है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, भारत जो है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। भारत की क्या है? तो संप्रभुता कम नहीं होती है। तो केवल 1 जो है ये सही हो जाएगा। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो गलत है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण कभी भी भारत की जो है संप्रभुता कम नहीं हुई है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है कि सरकार जो होती है ना वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जब भी पूछेगा संसदीय व्यवस्था तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, कि कह रहा है इसमें सरकार जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था जो भी होती है वो सरकार वह होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होगी और इसके द्वारा ही हटाई जा सकती है। ISP 2020 का क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ISP 1998 का क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है? भारत में तो डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि यहाँ की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रणाली है वो है भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू ही नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनी विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। ISP 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। जैसे कि दिया है कि जैसे हमारा जो ब्रिटिश मॉडल हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा मॉडल है वो ब्रिटिश लोकतांत्रिक जो ब्रिटिश का जो मॉडल है उससे भिन्न कैसे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जहाँ तक जो विधि निर्माण का संबंध है, जैसे जो अभी हमने पढ़ा कि न्यायिक जो पुनर्विलोकन है वो ब्रिटिश संसद जो सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित होती है। दूसरा कहता है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की जो संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। संसद जो होता है ना कि किसी अधिनियम पे के संशोधन का जो भी कुछ होता है वो ऐसा कोई मामला होगा तो वो संसद किसको भेजता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट को भेजता है, उच्चतम न्यायालय को भेजता है। तो यहाँ पे जो है ना न्यायिक व्यवस्था अच्छी है, इसीलिए हमारी जो ब्रिटिश मॉडल से हमारा जो मॉडल है वो भिन्न है। ISP 2021 का क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ISP 2015 का क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है और ये 2017 का ISP का है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कि क्या है? संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ तो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी होती है। जो कार्यपालिका होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है संस्थागत रूप से निहित है। जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, पहला। उसका दूसरा कह रहा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता रहता है तब तक वे ही अपने पद पर बने रहते हैं। तो भारत के संदर्भ में पूछा है तो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, और जब तक मंत्रियों का संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर
बने रहते हैं और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री होता है, तो राज्य का अध्यक्ष नहीं होता है। तो राइट आंसर इसमें पहला और दूसरा हो जाएगा। ये IAS प्री 2013 का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्ति कराता है। तो C है, सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। क्या है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण? तो इसमें B ऑप्शन हो जाएगा, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा होगा इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है। तीसरा हो जाएगा कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो गलत है। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा सही है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है और इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता जो है भारत की जनता में निहित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, पूछा है इसमें कौन सा सही है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत में एक प्रभुता संपन्न राज्य है, तो ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक साम्राज्य है, तीसरा भी सही है। और चौथा कह रहा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो D ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन और कारण के क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है, तो क्या ये सही है? तो हाँ सही है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चलो सही है, और भारत का एक अपना संविधान है, दोनों सही है। तो क्या इसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि नहीं, व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये IAS प्री 2009 का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य से क्या मतलब है? इसका मतलब है कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंधन करना। फिर नेक्स्ट है राज्य, ये वन लाइनर को छोड़ते हैं, वन लाइनर खुद से करना है। और इसमें हम टफ क्वेश्चन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन सारे वन लाइनर ही है, वन लाइनर आराम से हो जाएगा खुद से ही। टफ और यहाँ पे है कथन कारण कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। भारत का जो एक संविधान, एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। क्या इसमें सही है? तो A, R दोनों सही है। चलो, संघीय प्रणाली का भी प्रावधान है और शक्तिशाली केंद्र भी बनाया है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। नहीं माने का मतलब हो जाएगा व्याख्या नहीं करता है। सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण में, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो क्या इसमें सही है? भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है और भारत एक संघीय राज्य नहीं है, C ऑप्शन हो जाएगा। A तो सही है परंतु R गलत है, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाता है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है कौन कौन से जो एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति है, उसके बाद है VI राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति है, और उसके बाद है संविधानिक संकट है। तो I भी राज्यपाल की नियुक्ति, और VI राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, और VII जो कि संवैधानिक संकट। तो D ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। एक बार और, राज्यपाल की नियुक्ति, एकात्मक तत्व पूछा है, उसके बाद राज्य की विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, और उसके बाद VII पूछा है, संवैधानिक संकट। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 44 नंबर, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? अभी हमने देखा कौन सा था, तो राज्यपाल की नियुक्ति थी, दूसरा, उसके बाद कौन सा तीसरा था, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व था, और पांचवा था अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा सही है? तो इसमें है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो केवल एक, और उसके बाद 2 है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तो इसमें कौन सा जो है वो सही है? तो 1 और 2 जो है वो सही है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और ये गलत है। दोनों संघों का राज्य जो दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है, गलत है। विधायिका वित्तीय एवं तथा न्यायिक शक्तियों के संगठन तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित करती है। तीसरा और चौथा जो है गलत है, पहला दूसरा सही है। उसके बाद नेक्स्ट कथन कारण में देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो परोक्षतः निर्वाचित होता है और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो दोनों ए आर दोनों सत्य है और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है और भारत में संसदीय प्रणाली का गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो ए आर दोनों सही है और एक मान्य भी है, स्पष्टीकरण भी करता है। जब भी राष्ट्रपति परोक्ष आ गया तो भाई स्पष्टीकरण करेगा ही, ऐसे याद रखना है। गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है तो कुछ की पॉइंट ऐसा याद रखेंगे ना कि जब भी व्याख्या करे चाहे ना करे पता चल जाए। राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र का जीवन रक्त है। अब यहाँ पे क्या गया, जो जीवन रक्त है। लोग खराब शासन के लिए समांतर राजनीतिक दलों को कोसते हैं, बिल्कुल सही। और जीवन रक्त आ गया तो भैया अब तो मान ही जाना है, तो स्पष्टीकरण करता है ए आर दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। विविधताओं के विविधताओं के समंजन से विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। इसमें क्या सही है? तो बी। मतलब देखिए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण। चलो एक राष्ट्र का निर्माण है तो मान गए, ये सही कह रहा। और न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण, दोनों सही है लेकिन हम नहीं मानेंगे। इसमें सही व्याख्या करता है। अब भाई एक राष्ट्र का निर्माण का बात कर रहा है ना कि उसको कमजोर का, तो भाई दोनों सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट व्याख्या भी करेगा। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। कारण कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि मान लीजिए आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व जो है वो समाहित हैं। तो क्या इसमें सही है? ए आर दोनों सही और व्याख्या भी करता है। जब भी बोलेगा कि जो इसकी प्रकृति है वो तत्व मूर्त रूप में पाई जाती है। कैसे? मूर्त रूप में पाई जाती है। और शैलियों के बाद में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली। तो थोड़ा हमें ना की पॉइंट थोड़ा बहुत इसमें याद रखना है ताकि पता चल जाए कि व्याख्या करता है। उसके बाद है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अल्पसंख्यक जो समूह है वो क्या है? तो सबसे बड़े दावेदार है, सही बात है। और इनको आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है भारत में लोकतंत्र। इसमें ए आर दोनों सही है और ये जो स्पष्टीकरण भी करता है। तो इसमें हमें की पॉइंट याद रखना है। जैसे अल्पसंख्यक आत्मसम्मान आ गया तो क्या है? स्पष्टीकरण करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कौन सा इसमें सत्य है। सत्य कौन सा है? तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की क्या है? संघीय प्रणाली है, तो ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। IAS प्री 2017 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ एवं राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? डी ऑप्शन। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद दिया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या है? भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। क्या ये सही है? ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। अर्ध संघात्मक का बात कर दिए। और उसके बाद क्या है? पुनर्निरीक्षण का अधिकार। ऐसा टफ मतलब वर्ड है, इसलिए हम नहीं मानेंगे। जब भी हमने बोल दिया तो समझिए कि ये व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन कारण के क्वेश्चन बहुत है और आरओ के एग्जाम में कथन कारण से बहुत आता है, इसलिए इसमें सही तो पता चल जाता है लेकिन ये भी देखना होता है ना कि क्या स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं। भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है और भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। अब यहाँ पे क्या है? अर्ध संघात्मक वहाँ भी दिया था लेकिन वहाँ पुनर्निरीक्षण शब्द हमारे माइंड में जब रहेगा तो नहीं व्याख्या करेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान जो अर्ध संघात्मक है, लेकिन जब भी बोले ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि व्याख्या करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही और व्याख्या करता है।
उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि भारतीय संविधान के बारे में कुछ कथन मतलब है। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन बोला था ये सर? तो केसी वियर बोले थे। कौन बोला था? तो केसी वियर बोले थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IAS प्री 2018 का क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69 नंबर, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना मतलब निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो इसका हो जाएगा शक्तियों का परिसीमन है, दूसरा है विधि के समक्ष क्षमता है, चौथा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार है। तो पहला, दूसरा और चौथा जो है सही हो जाएगा। कौन सा जो है इसमें नहीं माना जाएगा? तो सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व जो है नहीं माना जाएगा। बाकी पहला शक्ति का परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता और जो चौथा है जो स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, तो पहला, दूसरा और चौथा जो है ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो क्या ये सही है? जो संवैधानिक सरकार वो है जो राज्य की सत्ता के हित में क्या करती है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा देगी। गलत ऑप्शन है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर जो है प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इजी वर्ड में अगर हम समझें तो भाई राज्य के लिए क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हम प्रतिबंध लगाएंगे? नहीं, लेकिन हम व्यक्ति के लिए मतलब अगर कोई इंसान है उसके लिए हम राज्य की सत्ता पर जरूर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। IAS प्री 2014 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है, यही जो है ये संवैधानिक सरकार का आशय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति जो केवल 3 है। राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो की शक्ति है वो पूछ रहा है ना कि भारत व अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो केवल 3 होगा कि राष्ट्रपति के पास जैसे यहाँ पॉकेट वीटो की शक्ति है वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी क्या है? पॉकेट वीटो की शक्ति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक से भी क्वेश्चन आता है, इसमें भी हमें टफ क्वेश्चन ही देखना है। तो जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 तीलियां होती हैं। गलत है, 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:4 होता है, तो ये गलत है। 3:2 होता है, मतलब जो ध्वज की चौड़ाई होती है वो 3:2 होता है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है विक्रम संवत पर आधारित है। क्या ये सही है? गलत है। जो राष्ट्रीय हमारा पंचांग है वो विक्रम संवत पे नहीं है, शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है, चैत्र। और इसमें सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। और इसे कब अपनाया गया था? तो इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और यहाँ कह रहा है 26 जनवरी 1950 को। गलत है, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था 1957 में। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें है कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? संघ राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इसमें भी हम ओनली टफ क्वेश्चन को ही लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, छत्तीसगढ़ PCS का है कि संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य मानने का अधिकार है? नया राज्य, तो C अनुच्छेद 3 को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? कौन सा है? तो C ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। क्या है? इस प्रकार की जो विधि है इस विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन जो है वो समझा जाएगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 10,
कह रहा है भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ पे? तो संसद के, कहाँ पे? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। फिर नेक्स्ट है 11 नंबर, भारत संघ नहीं है। भारत जो है वो संघ नहीं है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम, उसकी सहमति बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। भारत संघ नहीं है तो ए गलत है किंतु आर सही है कि किसी भी राज्य का जो क्षेत्र है, सीमा है, नाम है, उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो संघीय संसद को प्राप्त है। तो ए तो गलत है, भारत संघ नहीं है, भारत संघ है, ए गलत है, लेकिन आर जो है वो सही है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि निम्न, इसमें बताना है कौन सा जो कथन है सही है। जैसे इसमें दिया हुआ है भारत में संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार को अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है, पूछा है सही है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा मिलेगी। तो इसमें पूछा है ना कौन सा सही है, तो पहला ही सही है क्योंकि अलग होने की ऐसी स्वतंत्रता वगैरह सुरक्षा मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन हमारा केवल 1 जो है वो सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टफ क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ सारा वन लाइनर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, क्या है? तो निम्न में से केंद्र शासित प्रदेशों को उनको बनने के वर्ड्स के साथ बताइए। जैसे कि बी ऑप्शन दिया है लक्ष्य, इसमें सही हो जाएगा। लक्षद्वीप कब बना था? तो 1956 में लक्षद्वीप बना था। और उसके बाद है दमन और दीव कब बना था? तो 1962 में दमन दीव। चंडीगढ़ कब बना था? तो दूसरे में 1966 में चंडीगढ़। और दादर नगर हवेली जो है 1961 में दादर नगर हवेली बना था। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट देखेंगे। इसमें पूछा है ना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। 240 के बारे में दिया है। 240 जो 1 है मतलब क, इसमें अंडमान निकोबार सही है। और 240 1 ख लक्षद्वीप सही है। 240 जो है 1 ग दमनदीप सही है। और 240 1 घ पुदुचेरी ये जो है गलत है। 240 1 घ पुदुचेरी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 जो 1 घ पे ना दमन और दीव है। 240 1 अंग जो है वो पुदुचेरी होगा। 1 घ पे क्या होगा? दमन और दीव हो जाएगा। और 240 1 अंगा पे क्या हो जाएगा? तो पुदुचेरी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा इसमें गलत है। IAS प्री 2000 का क्वेश्चन है कि दादर नगर जो हवेली 1954 में जो है फ्रांसीसी औपनिवेशिक के अंतर्गत थे। तो ये डी ऑप्शन है कि इसमें जो है ये गलत है क्योंकि दादर नगर जो हवेली है वो 1954 के जो तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी के अधीन थे। गोवा को 1987 के वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो है गलत है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना कौन से संविधान संशोधन से? 35वें से। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि राज्यों का गठन और विचार कीजिए, कौन सा मतलब है इसमें। तो देखिए पहले क्या आएगा? तो पहले 30 मई 1987 को गोवा है। 30 मई नहीं, इसमें दिया है कौन सा पहले आएगा? हरियाणा आएगा। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद गोवा आएगा जो कि 30 मई 1987 को बना। गोवा 30 मई 1987 को गठन हुआ गोवा का। पहले हरियाणा का कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को। और गोवा का कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को। उसके बाद तीसरा झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को झारखंड। और 2 जून 2014 को क्या बना? तेलंगाना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार बताना है। तो पहले बताना है इसमें कौन सा जो है सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले सिक्किम, उसके बाद दूसरे पे आ जाएगा
अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़ और तीसरे पे आ जाएगा झारखंड। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे सारा क्रम दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश जो है वो 1 अक्टूबर 1953 को, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को, महाराष्ट्र जो है 1 मई 1960 को, और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम का बना 16 मई 1975 को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड, और झारखंड 15 नवंबर 2000 है। उसके बाद दिया है कौन सा जो है कालानुक्रम कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि पहले नागालैंड कब बना था, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। नागालैंड कब बना था, तो 1963 में नागालैंड। उसके बाद नागालैंड के बाद आ जाएगा हरियाणा जो है 1966 में। उसके बाद सिक्किम कब बना था, 1975 में। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, याद रखना बहुत जरूरी है, 1987 में अरुणाचल प्रदेश बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित का सृजन करें और आरोही क्रम में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड जो कि 1963 में। फिर 1 हरियाणा कब बना था, तो हरियाणा जो है 1963 के बाद 66 में बना था मेरे ख्याल से। उसके बाद मेघालय बना था, मेघालय कब बना था, तो मेघालय का हम देख लेते हैं डेट कब है। तो मेघालय जो है ये 1972 में मेघालय बना था। मेघालय जो है 1972 में, देखिए पहले से सबसे पहले क्या बना था, तो नागालैंड, सबसे पहले नागालैंड 1963 में, हरियाणा उसके बाद 1966 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में। उसके बाद है यहाँ पे पूछा है कौन सा सही कालानुक्रम है, तो बी, पहले 1 आंध्र प्रदेश जो कि 1956 में, तीसरा है हरियाणा 1966 में, और उसके बाद दूसरा हिमाचल प्रदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश कब बना था, तो हिमाचल प्रदेश का भी मुझे याद नहीं है, हिमाचल प्रदेश का भी देखते हैं। हिमाचल प्रदेश 1971 में, हिमाचल प्रदेश कब का है, तो हिमाचल प्रदेश 1971 में। तो पहले क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले आंध्र प्रदेश 1956, फिर उसके बाद तीसरा हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 71 1900 और सिक्किम 1975। इसमें पूछा है निम्न राज्यों में निर्माण का सही आरोही क्रम, तो पहला ए नागालैंड 1963, फिर मेघालय, फिर सिक्किम 1975 है। मेघालय का कितना है, तो मेघालय का अभी हमने देखा था शायद मेघालय का 1972 होगा, हाँ सही है 1972 है मेघालय का, सिक्किम 75 और 87 अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन यहीं से दिखेंगे, इतना तो गारंटी है। सही आरोही क्रम हो गया। और यही राज्यों के निर्माण में भी यहाँ पूछा है, डी ऑप्शन जो है हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया नागालैंड, तो देखिए अस्तित्व, जब सिक्किम है 1975, डी का 3 2 में दिया है, तेलंगाना 2000, तो सी का 1 इसमें गलत है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, चलिए यहाँ से मिला लेते हैं। नागालैंड 1963 जो कि दिया ही नहीं है, 62 दिया है। झारखंड 2000 है, और तेलंगाना 2000 नहीं था, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 2014 था, और सिक्किम 1975 था, ठीक है 1975 था। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, ये टफ क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें वन लाइनर को हम स्किप कर रहे हैं, ओनली टफ क्वेश्चन ले रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन जो है सही है, तो देखिए जस्टिस फजल अली, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, तो क्या ये सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके जो जस्टिस फजल अली और के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू 3 लोग थे, फजल अली, पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। आयोग ने बम्बई और पंजाब का विभाजन का समर्थन किया था, तो क्या ये सही है, गलत है। और तीसरा है संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून जो कि 1956 के तहत था, इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए थे, तो डी ऑप्शन है जो इसमें सही है, 1 और 3 जो इसमें सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों जो इसमें सही हैं।
तो भाई नागपुर में क्या हुआ था, इसका जो हुआ था नागपुर अधिवेशन में इसका समितियों का गठन भाषाई आधार पे किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो है नागरिकता। नागरिकता से हम जितने भी टफ क्वेश्चन बनने वाले हैं वो देखते हैं कि दिया है राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नागरिकता के लिए विशेषताएं कौन सी सही है? सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या है, तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। यदि वो क्या करता है, तो भारतीय नागरिकता का अगर परित्याग करता है तो वो क्या करेगा, वो अपनी नागरिकता खो देगा। तो पहला सही है। उसके बाद दूसरा है, शिक्षा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करेगा तो भी खो देगा, और किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करेगा तो ऐसा कुछ नहीं है, और सरकार की आलोचना तब भी नहीं है। इसका राइट आंसर जो सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। फिर नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। बिल्कुल गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सही पूछा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई हो, किसी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, केवल 1 इसमें सही है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट देखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? कौन से हैं? तो सी ऑप्शन होगा, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में 371A और 371 अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो क्या ये सही है? पहला सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य, किंतु नागरिकता एक ही है। गलत है। भारत तथा ये दे दिया ना, सिर्फ भारत कह रहा तो सही है, लेकिन संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ तो दोहरी नागरिकता है, तो गलत है। इसलिए इसमें पहला ही ओनली सही हो जाएगा, पहला तो सही होगा। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं है, ये भी गलत है। अब देखिए, जो हम क्वेश्चन उस दिन ढूंढ रहे थे 371 वाला, 371A से लेकर 371 आई तक है। जैसे ए 371 में जो है 371 फर्स्ट जो है ए में नागालैंड है, और ए से क्या है, आसमान है। बी से क्या है, तो बी से मणिपुर है। सी से क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। 371 सी से क्या है, आंध्र प्रदेश है। सी मतलब देखना, और देखते कौन है, तो अंधे देखते हैं, ठीक है। और डी से क्या था, डी क्या था, तो डी से है 2 सिक्का 2। एस से क्या है, मिजोरम, फोर्स करते हैं रम पीने के लिए। जी से क्या है, अरुण हमेशा जी कहता है, अरुणाचल प्रदेश। एच अरुणाचल प्रदेश। और 371 एच से क्या है, तथा गोवा 371 आई से। नहीं देखिए 371 मिजोरम, 300 अरुणाचल प्रदेश। इसमें कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, इसको मैं अच्छे से एक बार शॉर्ट वीडियो में एक बार 371 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे 371 जी तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। HIJK भी नहीं दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें उसको मैं क्लियर कर दूंगी एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 का उद्देश्य। 1 मिनट में यहीं देखती हूँ अगर इसमें दिया हो। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में देखते हैं, और वो 371 वाला कॉन्सेप्ट मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं कवर कर दूंगी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ने समर्थन किया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें है यह संविधान में उल्लिखित होता है, सही है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, ये भी सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है, तो ये भी सही है। पहला, चौथा और 5वां सही है। ये संविधान में उल्लिखित होता है, सही है। और आई भी, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, ये भी सही है। और भी, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है ये सी ऑप्शन जो है ये सही है। एक बार और देख लीजिए, सी पहला, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि संसद में संविधान में उल्लिखित होता है, बिल्कुल सही है।
यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते, ये भी सही है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार के बिल की भांति नहीं है, गलत है ये। चौथा जो है ये गलत है, पहला दूसरा जो है वो सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। 14, 15, 16 के अंतर्गत दिया गया है, सी ऑप्शन 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ओनली टफ क्वेश्चन करना है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है, क्या है, मतलब क्या है, तो ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट हम टफ क्वेश्चन देखेंगे। कथन कारण के यहाँ पे है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है, तो क्या ये सही है? हाँ, आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य जो है वो असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है, तो ये भी सही है। और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित होगी, तो ए आर दोनों सही और स्पष्टीकरण भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य और समान वेतन के लिए मौलिक अधिकार का निगमन करने हेतु सक्षम किया? डी है। ए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बी कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और सी कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। 1, 2, 3, तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है ये सही हो जाएगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण जो है वो किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1, 2, 3। 35 नंबर क्वेश्चन है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, तो क्या ये सही है? तो अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत है वो संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का चलन आधार धार्मिक स्वीकृति है, तो ए आर दोनों सत्य है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? इसका राइट आंसर है घेराव। क्या कह रहा है? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, 19 शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख है। तो इसमें हम फिर नेक्स्ट है, अभी और क्वेश्चन दिया हुआ है 45, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किन्हें दी है? तो आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में, विदेश यात्रा के अधिकार को, समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को। 1, 2 और 3 जो है ये सही है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, निजता के अधिकार का जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भूभाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपर्युक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 की गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, तो क्या इसमें सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ए 8 दोनों सही है। ए 8 जो है वो दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो ए 8 दोनों सही है। जो 6 से 14 जब आएगा तो एक की पॉइंट याद रखना है, तो ये जो है सही है और उसमें सेकेंड कारण में मानवाधिकार, ऐसे की पॉइंट थोड़ा सा सर्कल भी कर लेंगे तो याद हो जाएगा। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है?
मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पित है। तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, इसमें हो जाएगा पहला। और चौथा कह रहा है कि कारखानों और खदानों के बीच में बच्चों के नियोजन का निषेध, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 4 जो है ये सही हो जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये गलत है। शोषण के विरुद्ध में जैसे देह का व्यापार और यहाँ पे बच्चों का नियोजन का निषेध, ISP 2017 का क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, सारे इसमें वन लाइनर दिए हैं। ये 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आंसर जो सी है, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। तो ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों? तो इसमें देखिए क्या रहा, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी में 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि के से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ये जो है गलत है। पहला जो है सही है। 22 जो कह रहा है स्वयं की पसंद से अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, ये सही है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि 22(4) जो है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। तो ये भी सही है। और 22 का 1 भी सही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा गया है, ये है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 74 दे रहा है, भारत के संदर्भ में जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं। ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ से स्किप है। एक बात हमें याद रखना है कि पैरोल वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो है कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्वेश्चन गायब है। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है, ठीक है। दंडादेश का जो है इसमें निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर अवधि हेतु सशर्त होती है। उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है तथा 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होती है। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार पर ही प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करने में भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है, ठीक है, और अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी राय में कैदी को रिहा होना समाज के हित में न हो। तो कैदी के रिहा होने पर उसको फरार हो जाने की आशंका हो या फिर बहुधा मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुहत्या दोषी या आतंक विरोधी गैर कानून गतिविधियों निवारक अधिनियम के तहत सजायाफ्ता कैदी में भी पैरोल के पात्र नहीं होते। इस प्रकार कथन एक गलत है, दूसरा जो है वो सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये रहा 75 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान अंतर्गत सम्मिलित है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा हो जाएगा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। तीसरा हो जाएगा राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का जो अधिकार है। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सही है। धर्म प्रचार करने का जो अधिकार है, धार्मिक निकाय को लोगों में धर्म परिवर्तन करानी, ये गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा जो है इसमें सही हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है कि संविधान में अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। तो क्या प्रतिबंध लगाया गया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लोक व्यवस्था, उसके बाद है सदाचार, उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता। यही प्रतिबंध, लोक व्यवस्था और सदाचार और धर्मनिरपेक्षता जो है आदि संबंध में स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो डी है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है ये सही सुमेलित नहीं है। मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम प्रतिबंध ये सही है। 24 कारखानों वाला बालकों का नियोजन ये भी सही है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये भी सही है। 29 गलत है, क्योंकि 29 में देखिए ये दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के बारे में कहा गया है 29 में। फिर नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार जो है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल 31 नहीं है, ये 29 हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है संरक्षण वगैरह, ठीक है। हाँ, अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण वाला जो है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन कथन कारण के दिए हुए हैं 85 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 30 है वो अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, और संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ए आर दोनों सही है और बिल्कुल सही। व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। अब हम कैसे नहीं करता है, ऐसे बोल देंगे ना कि कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, चलो मान लिए लिखा होगा, लेकिन नहीं करता है। और फिर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता, दोनों तुम कह रहे हो लेकिन हम नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे से हो जाएगा कि व्याख्या नहीं करता है। मतलब बस ऐसा रिलेट कर दे रही हूँ ना कि थोड़ा बहुत कि माइंड में अगर क्वेश्चन आए तो ट्रिक हो सके, गलत ना हो। उसके बाद यहाँ कथन कारण कर दिया कि संविधान का अनुच्छेद 32 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, और अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करना है। ए आर दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है, जो स्पष्टीकरण भी है, जो मतलब जो आर्टिकल 32 है इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, और 32 को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रावधान करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 100 नंबर सुमेलित करना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया हुआ है, सी ऑप्शन नंबर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, आई भी। हमें शरीर चाहिए, मतलब बंदी की शरीर चाहिए, बंदी को शरीर लेके आया जाए ऐसे। तो फिर है परमादेश। परमादेश का क्या हो जाएगा, हम आदेश देते हैं, तो थर्ड हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालय को लेख, ठीक है, भी हो जाएगा इसका। उसके बाद उत्प्रेषण को कह रहा है पूर्णतः सूचित कीजिए, तो इसमें सी का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ई का जो है, ई कह रहा है कि अधिकार परीक्षा, तो किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो प्रतिषेध जो है ये सही सुमेलित नहीं है। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रिट के लिए जो है प्रयुक्त शब्द नहीं है, न कि प्रतिषेध रिट है, प्रयुक्त शब्दार्थ है, न कि प्रतिषेध रिट है। प्रतिषेध ये सुमेलित नहीं है। बाकी बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश वी कमांड, अधिकार परीक्षा बाई हर्ट अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये मुझे टेस्ट सीरीज में भी दिखा था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद और उसका प्रावधान दिया गया है, तो देखिए 16(2) क्या कह रहा है। 16(2) जो है इसका है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव, तो ये दूसरा हो जाएगा, ए का 2। फिर बी कह रहा है कि 29(2), तो इसका हो जाएगा 4। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा एवं उनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संशोधित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद सी का क्या कह रहा है, 31, सभी अल्पसंख्यक को चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और इन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। डी का 1 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं है, तो डी का 1 हो जाएगा, 31(1). फिर नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार व उसके अनुच्छेद, अस्पृश्यता का अंत, तो अस्पृश्यता का अंत कब है, तो अनुच्छेद 17 है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, तो इसका जो राइट आंसर, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है गलत है, 23 नहीं होगा, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 है,
बाकी सब सही है। अस्पृश्यता का अंत 17, धर्म की स्वतंत्रता 25, अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण जो संरक्षण है वो आर्टिकल 29 है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का जो निषेध है वो आर्टिकल 18 है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यकों की भाषा की संरक्षण जो है आर्टिकल 29 है। शिक्षा का अधिकार जो है वो 21 वन है और धार्मिक मामलों के प्रबंध में तो 26 है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या है, डी ऑप्शन है। देखिए उपाधि क्या था 18 और धार्मिक मामला 26, अल्पसंख्यक जो 29 और शिक्षा 21 वन। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य। तो संविधान का 42वां संविधान संशोधन, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो बी का 4, केशवानंद भारती केस में। मूल ढांचे का सिद्धांत, ए ऑप्शन। मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो मिनर्वा मिल्स केस में है, मिनर्वा मिल्स केस में है। और डी, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, डी का 2, संविधान का अनुच्छेद 23, संविधान का जो अनुच्छेद 23 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, मूल अधिकारों के संबंधित निम्नलिखित निर्णयों को सही कालानुक्रम बताना है। देखिए सही कालानुक्रम बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। पहले क्या आएगा, तो एक गोपाल बनाम एक बे गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो कि 1950 में है। फिर उसके बाद आएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 है। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं कि पहले क्या आया है, डी। तो डी क्या दिया है कि ए गोपालन बनाम भारत राज्य जो है वो 1950 है। उसके बाद क्या दिया था, गोलकनाथ बनाम राज्य, तो इसके बाद ए आ जाएगा, गोलकनाथ जो है 1950 है, नहीं 1950 नहीं 1967 है। तो पहले हमें याद रखना है कि पहले कौन आएगा, तो एक ही गोपालन बनाम मद्रास राज्य, फिर गोलकनाथ के बाद आएंगे केशवानंद भारती और उसके बाद मिनर्वा मिल्स सबसे लास्ट में है। तो गोपालन से स्टार्ट हो रहा है, मिनर्वा मिल्स लास्ट में आ जा रहा है, तो ऐसे हमें याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 116 है, जैसे कि दे रहा है कि 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो क्या ये सही है? कथन एक कथन दोनों सही है। तो देखते हैं 44वें 1978 संपत्ति के अधिकार से सूची हटा दी, सही है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग कौन से में, तो भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो एक कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। उसके बाद हम देखेंगे 301 के संपत्ति के अधिकार से संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, तो 301 जो नहीं 300 है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो ये सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंत स्थापित किया गया। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 2 और 3 जो है ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए इससे वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो, इससे वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा, पहला सही है। दूसरा, इससे अंतःकरण की और धर्म के आबद्ध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, दूसरा भी सही है। और तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने के लिए कोई विधिक उपबंध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, मतलब बाध्य नहीं है, जो राष्ट्रगीत गाना है उसको बाध्य में नहीं है, तीनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसमें कौन कौन सा है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उसके बाद कह रहा है तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये तीसरा भी है, ए और पहला और तीसरा, अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है ये केवल भारतीय को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं है। और कानून के समक्ष समानता तो प्राप्त है और जीवन का स्वतंत्रता संरक्षण ये भी सब विदेशी को भी प्राप्त है। ए ऑप्शन हो जाएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 134, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, ये भी सही है। चौथा, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो 2, 3 और 4, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दूसरा सही है, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता तीसरा भी है, चौथा चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी सही है, 2, 3, 4 और सही है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 137। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों को हकदार हो जाता है? तो इसमें है यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, तो एक सही हो जाएगा। फिर तीसरा है कि यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री की 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है, तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा। पूछा है भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाएगा तो वह किन विशेष लाभों का हकदार होगा? यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन, तो पहला भी सही है और तीसरा भी सही है कि प्रधानमंत्री की 15 पॉइंट, हमें एक की पॉइंट याद रखना 15 पॉइंट, ठीक है। लेकिन दूसरा गलत है, कह रहा भारत के जो राष्ट्रपति है स्वयं में इस संप्रदाय समुदाय के प्रतिनिधि का लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं, तो दूसरा जो है गलत है, दूसरा जो है ये गलत है। ऐसा था लेकिन क्या हुआ 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये निष्प्रभावी हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार का जो हमारा लेसन था वो खत्म हो गया। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।